हम लोग करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में यूनियन बजट 2025-26 और उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। उम्मीद है कि ये दोनों बजट आप बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ चुके होंगे, तो इन प्रश्नों को करने में बहुत कठिनाई नहीं होगी। आपका बजट रिवाइज हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक किस राज्य ने सर्वाधिक ऋण वितरित किया है? पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक किस राज्य ने सर्वाधिक ऋण वितरित किया है? विकल्प है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर। तो इसमें जो विकल्प ख है तमिलनाडु वो सही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में हुई। 2015 से 2025 तक यानी इन 10 वर्षों के बीच में इस योजना के तहत सर्वाधिक ऋण किस राज्य ने वितरित किया है? तो पहले स्थान पर है तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर है कर्नाटक और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहला स्थान है जम्मू कश्मीर का। तमिलनाडु द्वारा जो ऋण वितरित किया गया वो 3.24 लाख करोड़ रुपया तमिलनाडु द्वारा वितरित किया गया है। उत्तर प्रदेश द्वारा 3.14 लाख करोड़ रुपया, कर्नाटक द्वारा 3.02 लाख करोड़ रुपया वितरित किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान जम्मू कश्मीर का है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में हुई। इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य है छोटे गैर कारपोरेट असंगठित उद्यमियों को बिना प्रतिभूति यानी कोलेटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराना। तो ये जो योजना है, इस योजना में उद्यमियों की 3 श्रेणियां प्रारंभ में बनाई गई, शिशु, किशोर और तरुण। 2024-25 के बजट में एक और नई श्रेणी बनाई गई, तरुण प्लस। तो शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस, ये 4 श्रेणियां इस योजना के तहत बनाई गई हैं उद्यमियों की ऋण देने के लिए। शिशु श्रेणी की सीमा है 50,000 तक, किशोर श्रेणी की सीमा है 50,000 से 5 लाख तक और तरुण श्रेणी की सीमा है 5 से 10 लाख। ठीक, तरुण प्लस श्रेणी की सीमा है 10 से 20 लाख। तरुण प्लस श्रेणी में कौन लोग हैं? तरुण श्रेणी के वो उद्यमी जो पहले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण लिए थे और सफलतापूर्वक वो ऋण चुका चुके हैं, तो उन्हें अब 10 लाख से 20 लाख के बीच भी ऋण दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? भारत इस समय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत इस समय दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था है। तीसरी सबसे बड़ी कब बनेगा? तो तीसरी सबसे बड़ी माना जा रहा है कि 2030 तक बन जाएगा। दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें पहले स्थान पर अमेरिका है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर जर्मनी है, चौथे स्थान पर भारत है, 5वें स्थान पर जापान चला गया। जापान पहले चौथे स्थान पर था, 5वें स्थान पर चला गया। यानी भारत जो चौथा स्थान प्राप्त किया है वो जापान को पीछे करके किया है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था लगभग 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है। 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर की अमेरिकी अर्थव्यवस्था है। चीनी अर्थव्यवस्था लगभग 19.23 ट्रिलियन डॉलर की है। जर्मन अर्थव्यवस्था
$4.7 ट्रिलियन की है। भारतीय अर्थव्यवस्था $4.187 ट्रिलियन की है और जापानी अर्थव्यवस्था $4.186 ट्रिलियन की है। यानी जापान से थोड़ा सा भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक हो गई। तो तीसरा स्थान यानी $4.7 ट्रिलियन तक पहुंचने में भारत को अभी और 5 साल इंतजार करना है। यानी 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। बजट 2025-26 में उल्लिखित विकसित भारत की यात्रा के 4 शक्तिशाली इंजनों में से निम्नलिखित में कौन नहीं है? माननीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी जब बजट सदन में रख रही थी तो उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा था कि हमें विकसित भारत तक पहुंचाने वाले 4 शक्तिशाली इंजन हैं। हमें विकसित भारत तक पहुंचाने वाले 4 शक्तिशाली इंजन होंगे। वो कौन कौन से इंजन होंगे? तो उन्होंने कहा कि हमारे जो 4 शक्तिशाली इंजन है उसमें कृषि है, एमएसएमई है और निवेश है और चौथा निर्यात है, आयात नहीं है। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, ये 4 शक्तिशाली इंजन हैं जो हमें विकसित भारत तक पहुंचाएंगे। प्रश्न को दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है, तो हम लोग 4 शक्तिशाली इंजनों को याद रखें। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, ये 4 शक्तिशाली इंजन हैं जो हमें विकसित भारत तक पहुंचाएंगे। इसी अपने बजट भाषण में प्रारंभ में ही माननीय वित्त मंत्री ने विकसित भारत को स्पष्ट किया कि विकसित भारत क्या होगा, भारत में क्या क्या हो जाए तो हम उसे विकसित भारत कहेंगे। तो वो 6 चीज़ें बताई हैं। आगे मुख्य परीक्षा के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो वो 6 चीज़ें क्या हैं? पहला, गरीबी से मुक्ति। दूसरा, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा। तीसरा, बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। चौथा, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार। पांचवा, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं। और छठवां, हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। ये 6 चीज़ें जब हो जाएंगी तो हमारा भारत विकसित भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 में निम्न में से किसे मार्गदर्शक प्रेरक के रूप में रखा गया है? माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य क्या है? विकसित भारत। 2045 तक हमें विकसित भारत बना देना है भारत को, तो हमारा लक्ष्य है विकसित भारत। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में सुधार हमारे ईंधन होंगे और समावेशिता हमारा मार्गदर्शक प्रेरक होगा। हमारा मार्गदर्शक प्रेरक समावेशिता होगा। तो यानी विकल्प का सही है। विकसित भारत हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के संदर्भ में ईंधन का कार्य सुधार करेंगे और प्रेरक का कार्य समावेशिता करेगी। ठीक। माननीय वित्त मंत्री ने इस बजट भाषण में बताया कि ये सुधार किन किन क्षेत्रों में होंगे। इस बजट में सुधार की जो बात कही गई है, जिसका उल्लेख ईंधन के रूप में किया गया है, तो सुधार किन किन क्षेत्रों में, परिवर्तनकारी सुधार की बात करती हैं 6 क्षेत्रों में। 6 क्षेत्रों में वो परिवर्तनकारी सुधार की बात करती हैं। वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं जो सुधार की उन्होंने बात की है? सुधार की वो 6 क्षेत्र बताती हैं। पहला, कराधान। दूसरा, ऊर्जा क्षेत्र, विशेषकर विद्युत क्षेत्र। शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक। छठवां, विनियामक सुधार। तो ये 6 सुधारों की बात करती हैं, इसको भी
किसी रूप में पूछा जा सकता है। तो 6 को हम लोग जानते रहे। कराधान में सुधार, कराधान प्रणाली में, विद्युत ऊर्जा के संदर्भ में सुधार, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार। माननीय वित्त मंत्री ने इस बजट भाषण में कहा कि यह बजट 4 लोगों पर केंद्रित है। यह बजट 4 लोगों पर अपना ध्यान रखा हुआ है। 4 लोगों पर केंद्रित है। वो कौन कौन से हैं? तो जिस पर बजट का ध्यान केंद्रित है वो 4 क्या क्या हैं? बजट का ध्यान जिन पे केंद्रित है उसमें गरीब पहला, दूसरा युवा, तीसरा अन्नदाता यानी किसान और चौथा नारी। इन 4 लोगों पर यह बजट केंद्रित है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। तो इसके भी अन्य किसी रूप में पूछा जा सकता है। तो इन चारों का नाम हम लोग जानते रहे। अगला प्रश्न, बजट अनुमान 2025-26 के अनुसार जीडीपी प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा है। बजट अनुमान 2025-26 के अनुसार जीडीपी प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष कर का कितना हिस्सा है? तो जीडीपी प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा 7.1% है। यह प्रत्यक्ष कर का हिस्सा है। बजट 2025-26 के अनुसार यह 4.9%, यह अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा होगा। 2024-25 में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा 6.9% रहने का अनुमान किया गया है। जो रिवाइज एस्टिमेट है, जो संशोधित अनुमान है 2024-25 का, वो है 6.9%। 2025-26 के बजट के अनुसार प्रत्यक्ष कर का जीडीपी में हिस्सा 7.1% है और अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा 4.9% है। यानी प्रत्यक्ष कर का हिस्सा अप्रत्यक्ष कर से अधिक है। ठीक। अगला प्रश्न, बजट अनुमान 2025-26 में सकल कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? बजट अनुमान 2025-26 में सकल कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? विकल्प है निगम कर, वस्तु एवं सेवा कर, आयकर, सीमा शुल्क। तो इसमें सर्वाधिक हिस्सा जो है वो आयकर का है। पहले नंबर पे आयकर है। ठीक। जो सकल कर राजस्व है, तो कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? कोई प्रश्न छूट रह गया? नहीं। जीडीपी प्रतिशत, तो सकल कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो सर्वाधिक हिस्सा आयकर का है। सबसे पहले आयकर, फिर दूसरे नंबर पे वस्तु एवं सेवा कर, फिर तीसरे नंबर पे निगम कर। पहले सकल कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा आयकर का है, फिर वस्तु एवं सेवा कर का है, फिर निगम कर का है। ठीक। आयकर का हिस्सा लगभग 14.5 लाख करोड़ रुपया है। वस्तु एवं सेवा कर का हिस्सा लगभग 12 लाख करोड़ रुपया है और निगम कर का हिस्सा लगभग 11 लाख करोड़ रुपया है। अगला प्रश्न, बजट अनुमान 2025-26 के अनुसार कुल व्यय में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? बजट अनुमान 2025-26 के अनुसार कुल व्यय में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? यानी जो कुल व्यय हुआ होगा उसमें सबसे ज्यादा व्यय किस चीज पे होगा? तो सबसे ज्यादा जो व्यय होगा वो सबसे बड़ा व्यय यही है, करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। दूसरे स्थान पर ब्याज अदायगी। ठीक। तीसरे स्थान पर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। जीडीपी के जो कुल व्यय का हिस्सा है उसमें लगभग 22% हिस्सा इस पर व्यय होगा। 22% लगभग इस पर व्यय होगा। ब्याज अदायगी पर लगभग 20% व्यय होना है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर लगभग 16% व्यय होना है और सब्सिडी पर लगभग 6% व्यय होना है। ठीक। अब अगले प्रश्न की हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न है
बजट 2025-26 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत पूंजी खाते पर व्यय का अनुमान है? बजट 2025-26 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत पूंजी खाते पर व्यय का अनुमान है? जो प्राप्तियां होती हैं, जो व्यय होता है, दो भाग में उसे बांटा जाता है। राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, और व्यय को भी दो भाग में बांटा जाता है, राजस्व व्यय और पूंजी पूंजीगत व्यय, पूंजी खाते पर व्यय। तो व्यय का कितना प्रतिशत पूंजी खाते पर व्यय होगा? तो पूंजी खाते पे जो व्यय का प्रतिशत है वह लगभग कुल व्यय का ये आपका 22.13% पूंजी खाते पर व्यय करने का अनुमान है। तो इसमें विकल्प घ सही होगा। यह पूंजी खाते पर व्यय इतना होगा। पूंजी खाते पर राजस्व खाते पर जो व्यय होगा, अब 100 में से इतना घटा दीजिए, यानी 77.87 इतना व्यय राजस्व खाते पर होगा। ठीक, ये जो 67.53 दिया गया है, ये कुल प्राप्तियों में से जो राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों को भी दो भाग में जो बांटा जाता है, तो राजस्व प्राप्तियां इतनी होंगी, ये प्राप्ति है। राजस्व प्राप्ति इतनी होगी, राजस्व प्राप्ति का हिस्सा इतना है, और ये राजस्व और ये पूंजीगत प्राप्ति का हिस्सा है, ये 32.47% ये पूंजीगत प्राप्ति है। 67.53 राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है। अब जो खर्च होगा, देखिए प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां अधिक होंगी, लेकिन खर्चा पूंजीगत खाते पर अधिक होगा। राजस्व प्राप्तियां अधिक होंगी, पूंजीगत प्राप्तियां उससे कम होंगी। खर्चा जो होगा राजस्व खाते पर अधिक व्यय होगा, उससे कम पूंजी खाते पर व्यय होगा। तो पूंजी खाते पर जो व्यय होगा उसका हिस्सा है 22.13%। राजस्व खाते पर जो व्यय होगा उसका हिस्सा है 77.87%। राजस्व प्राप्तियां जो होंगी वो होंगी 67.53%, और पूंजीगत प्राप्तियां जो होंगी वो 32.47% होंगी। तो चारों डाटे हम लोगों के पास सामने हैं। जैसा प्रश्न होगा हम लोग उसे देख लेंगे। अगला, भारत में प्राथमिक घाटे की अवधारणा कब शुरू हुई? भारत में प्राथमिक घाटा की अवधारणा, विकल्प है 2011-12, 2004-5, 2010-11, 1997-98। इसमें विकल्प घ सही है, 1997-98। भारत में प्राथमिक घाटा की अवधारणा 1997-98 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लाई गई। और ये जो 2011-12 दिख रहा है, ये प्रभावी राजस्व घाटा इस समय शुरू हुआ। प्रभावी राजस्व घाटा की जो अवधारणा है वो 2011-12 से शुरू हुई। 1997-98 से प्राथमिक घाटा की अवधारणा शुरू हुई। ठीक, प्राथमिक घाटा क्या है? राजकोषीय घाटे में से जो पिछले वर्ष के ऋणों पर जो ब्याज दिया जाता है उसको घटा दिया जाता है, तो वही प्राथमिक घाटा होता है। प्रभावी राजस्व घाटा यह है कि जो हमारा राजस्व घाटा है उसमें से हम जो केंद्र सरकार पूंजी निर्माण के लिए जो अनुदान देती है उसको अगर घटा दे तो वो प्रभावी राजस्व घाटा कहलाता है, जो कि वास्तविक राजस्व घाटे को इंगित करता है, जिसे 2011-12 से शुरू किया गया। ठीक, अगला प्रश्न है, बजट अनुमान 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? अब जो अगला प्रश्न है वो है कि बजट अनुमान 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? ठीक, तो राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है, जो कि दिया गया है, विकल्प जो दिया गया है वो 4.4%, 1.5%, 4.8%, 0.8%,
तो राजकोषीय घाटा का जो अनुमान है 2025-26 बजट में वो है 4.4%। इतना राजकोषीय घाटा यानी विकल्प का सही है। 4.8% ये पिछले साल 2024-25 का जो संशोधित अनुमान है उसका राजकोषीय घाटा है। 2024-25 का ये राजकोषीय घाटा है। ठीक, जो 1.5% है यह राजस्व घाटा है, राजस्व घाटा। और 0.8% ये प्राथमिक घाटा है, प्राथमिक घाटा का अनुमान इतना है। और प्रभावी राजस्व घाटा का जो अनुमान है 0.3% है। ठीक, तो ये 4-5 आंकड़े हैं, आसान है याद करना। राजकोषीय घाटा का अनुमान 4.4% है। पिछले वर्ष 2024-25 के संशोधित बजट के संशोधित अनुमान 4.8% है। राजस्व घाटा का अनुमान 1.5% है। प्राथमिक घाटा का अनुमान 0.8% है और प्रभावी राजस्व घाटा का अनुमान 0.3% है। अगला प्रश्न, बजट अनुमान 2025-26 में निम्न में से किस योजना के लिए सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? योजनाओं को जो राशि बजट में आवंटित की जाती है तो किस योजना को सबसे ज़्यादा राशि आवंटित की गई है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मनरेगा, जल जीवन मिशन, पीएम किसान। तो इसमें सर्वाधिक राशि जो आवंटित की गई है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पे आवंटित की गई है, पहले नंबर पे यह है। उसके बाद मनरेगा को आवंटित की गई है, दूसरे नंबर पे है। उसके बाद जल जीवन मिशन तीसरे नंबर पे है। उसके बाद पीएम किसान निधि चौथे नंबर पे है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को राशि आवंटित की गई है, उसके बाद मनरेगा को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2024-25 में वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का उम्मीद है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2024-25 में ग्रोथ रेट वास्तविक जीडीपी यानी जो स्थिर मूल्य 2011-12 का जो स्थिर मूल्य निर्धारित किया गया है तो उस स्थिर मूल्य पर जीडीपी ग्रोथ रेट कितने रहने की उम्मीद है 2024-25 के संदर्भ में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार यह ग्रोथ रेट 6.4% रहने की उम्मीद है, यानी विकल्प ख इसमें सही है। 6.4% ग्रोथ रेट रहने की उम्मीद की गई है। अब इसमें से कृषि में कितना ग्रोथ रेट? तो कृषि में 3.8%। उद्योग में कितना? तो उद्योग में 6.2%। और सेवा क्षेत्र में कितना? तो सेवा क्षेत्र में 7.2%। ठीक, तो इसमें से जिस क्षेत्र में पूछा जाए उस क्षेत्र में हम लोग बताएंगे। अगला प्रश्न, आरबीआई के अनुसार 2026 में हेडलाइन मुद्रास्फीति कितनी रहेगी? आरबीआई के अनुसार 2026 में हेडलाइन मुद्रास्फीति कितनी रहेगी? तो आरबीआई ने अपना जो हेडलाइन मुद्रास्फीति की बात की है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति कितनी रहेगी, तो आरबीआई के अनुसार हेडलाइन जो मुद्रास्फीति रहेगी उसमें उन्होंने कहा कि 4.2% 2026 में हेडलाइन मुद्रास्फीति रहेगी, यानी विकल्प का सही है। 4.2% आरबीआई के अनुसार 2026 में हेडलाइन मुद्रास्फीति 4.2% रहेगी, ऐसा अनुमान है। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा उपकरण बाजार के संदर्भ में, चिकित्सा उपकरण बाजार के संदर्भ में भारत का एशिया में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार में भारत की जो हिस्सेदारी है 1.5% है। एशिया में चिकित्सा उपकरण बाजार में पहला स्थान जो है
वो है जापान का। उसके बाद चीन, फिर दक्षिण कोरिया और चौथे स्थान पर भारत है। तो विकल्प घ सही है। पहला स्थान किसका है? जापान का। दूसरा स्थान चीन का। तीसरा स्थान दक्षिण कोरिया और चौथा स्थान भारत का। ठीक। अगला प्रश्न, वैश्विक सेवा निर्यात में हिस्सेदारी का देशों का घटता क्रम कौन सा है? वैश्विक सेवा निर्यात में जो हिस्सेदारी है उसमें देशों का घटता क्रम क्या है? तो सेवा निर्यात में सबसे ज्यादा किसका हिस्सा है? फिर दूसरे नंबर पे कौन है? 4 क्रम पूछे गए हैं। तो वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी है 4.3% है। विश्व में 7वां स्थान भारत का है। इसमें 13% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान यूएस का है, अमेरिका का है। उसके बाद यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, फिर जर्मनी है, फिर आयरलैंड है। तो पहला स्थान अमेरिका, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर जर्मनी, फिर आयरलैंड। तो यह क्रम विकल्प का में दिख रहा है, तो विकल्प का सही है। अगला प्रश्न है, वैश्विक अनाज उत्पादक के रूप में भारत का विश्व के कुल उत्पादन में कितना हिस्सा है? वैश्विक अनाज उत्पादक के रूप में भारत का विश्व के कुल उत्पादन में कितना हिस्सा है? वैश्विक अनाज उत्पादक के रूप में भारत का कुल उत्पादन में, विश्व के कुल उत्पादन में कितना हिस्सा है? 16%, 11.6%, 13%, 5%। तो इसमें जो विकल्प ख है 11.6% ये भारत का हिस्सा है। ठीक। अगला प्रश्न, 2023-24 में सामान्य स्थिति बेरोजगारी दर कितनी थी? 2023-24 में सामान्य स्थिति बेरोजगारी दर की बात की जा रही है और जो बजट सर्वेक्षण है, आर्थिक जो समीक्षा है, उसमें बताया गया है कि 2023-24 में सामान्य स्थिति बेरोजगारी दर 3.2% रहेगी। यानी विकल्प घ जो है ये सही है। 3.2% सामान्य स्थिति बेरोजगारी 23-24 में थी। ठीक। अगला प्रश्न, सकल पूंजी निर्माण में सर्वाधिक हिस्सा किस क्षेत्र का है? तो सकल पूंजी निर्माण में जो सर्वाधिक हिस्सा अमूमन होता है वो आपका जो निजी क्षेत्र है उसी का सकल पूंजी निर्माण में सर्वाधिक हिस्सा इधर बीच रहता है। तो निजी क्षेत्र का सर्वाधिक हिस्सा सकल पूंजी निर्माण में है और सकल घरेलू में सर्वाधिक हिस्सा ये आपका विकल्प है घरेलू क्षेत्र का, निजी क्षेत्र का, सार्वजनिक क्षेत्र का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निजी क्षेत्र का सर्वाधिक हिस्सा सकल पूंजी निर्माण में है। ठीक। घरेलू क्षेत्र का सर्वाधिक हिस्सा बचत में होता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के बजट से। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में बजट का लक्ष्य क्या घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश के बजट का लक्ष्य 2025-26 का जो बजट है उसका लक्ष्य क्या है? तो उसका लक्ष्य वित्त मंत्री ने उसका जो लक्ष्य घोषित किया है वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बनाना। तो विकल्प ख जो है वो सही है इसमें। ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बजट 2025-26 में सर्वाधिक पूंजीगत व्यय वाला क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक पूंजीगत व्यय का अनुमान किसके लिए लगाया गया है? सर्वाधिक पूंजीगत व्यय वाला क्षेत्र कौन सा है? तो बजट में जो सर्वाधिक पूंजीगत व्यय की जिन क्षेत्रों में बात की गई है, पूंजीगत व्यय की जिन क्षेत्रों में बात की गई है उनमें सर्वाधिक व्यय
अवस्थापना विकास को समर्पित है। लगभग पूंजीगत व्यय का 22% अवस्थापना पर व्यय होगा। फिर दूसरे नंबर पर शिक्षा है, लगभग 13% इस पर व्यय का अनुमान है। फिर कृषि एवं संबद्ध सेवाएं हैं, इस पर लगभग 11% व्यय का अनुमान है। और उसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिस पर 6% व्यय का अनुमान है कुल पूंजीगत व्यय का। ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान कब शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान को कब शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान को गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 को यह अभियान शुरू किया गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार राज्य का स्वयं के कर राजस्व का सबसे बड़ा मद कौन सा है? यानी राज्य के जो अपने कर राजस्व हैं उनमें सबसे बड़ा मद कौन सा है? राज्य के स्वयं के कर राजस्व का सबसे बड़ा मद कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा उसे कहां से कर राजस्व प्राप्त होगा? विकल्प है राज्य उत्पाद शुल्क, बिक्री व्यापार कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क। तो जो सबसे बड़ा मद है वो है राज्य वस्तु एवं सेवा कर। राज्य वस्तु एवं सेवा कर ये सबसे बड़ा मद है, जहां से सर्वाधिक राज्य को राजस्व प्राप्त होगा। दूसरा मद है राज्य उत्पाद शुल्क, दूसरा सबसे बड़ा है। और तीसरा सबसे बड़ा बिक्री व्यापार कर। ठीक। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा राज्य जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? राजकोषीय घाटा राज्य जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो राजकोषीय घाटा राज्य जीडीपी का जो अनुमानित है वो है, जो विकल्प दिए गए हैं, 2.97%, 2.58%, 4.7%, 5.3%। तो इसमें जो विकल्प का है 2.97% यही अनुमानित है 2025-26 के लिए। 2.58% ये राजस्व घाटा का अनुमान है, ये राजस्व बचत का अनुमान है। राजस्व घाटा का अनुमान 2.97% विकल्प का सही है। अगला प्रश्न, नीति आयोग ने जो पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया है उसमें कितने राज्यों को शामिल किया गया है? नीति आयोग द्वारा पहली बार राज्यों के संदर्भ में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, इसमें कुल कितने राज्यों को शामिल किया गया है? तो इस सूचकांक में कुल जो राज्य शामिल हैं वो 18 राज्य शामिल किए गए हैं, विकल्प ग। इसमें 18 राज्यों को शामिल किया गया है। 5 व्यापक संकेतकों के आधार पर यह सूचकांक बनाया गया है। 5 संकेतकों के आधार पर 5 संकेतकों के आधार पर यह सूचकांक बनाया गया है। अब ये 5 संकेतक कौन कौन से हैं? पहला है व्यय की गुणवत्ता, दूसरा है राजस्व संग्रहण, तीसरा है राजकोषीय विवेक, चौथा है ऋण बोझ सूचकांक, पांचवा है ऋण स्थिरता। तो इन 5 सूचकांकों के आधार पर यह सूचकांक बनाया गया है। इस सूचकांक में 18 राज्यों को शामिल किया गया है। इन 18 राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है अचीवर की, प्राप्तकर्ता की, दूसरी श्रेणी है फ्रंट रनर की, तीसरी श्रेणी है परफॉर्मर की और चौथी श्रेणी है एस्पिरेशनल की। ठीक। तो समग्र रूप से अचीवर श्रेणी में 5 राज्य हैं। पहले उड़ीसा, जिसका स्कोर सर्वाधिक है 67.8%, 67.8 में। तो इस सूचकांक में पहले स्थान पर अगर कोई है समग्र रूप से, 5 जो संकेतक बनाए गए हैं उनमें अलग अलग भी, किस राजकोषीय विवेक में कौन पहले है, व्यय की गुणवत्ता में कौन पहले है, समग्र रूप से अगर देखा जाए
तो समग्र रूप से अचीवर श्रेणी में शीर्ष 5 राज्यों में सबसे आगे है ओडिशा। ओडिशा। फिर दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक। तीसरे स्थान पर गोवा। तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर कौन है अचीवर में, तो वो उड़ीसा है। सबसे निचला स्थान किसका है, तो सबसे निचला स्थान पंजाब का है। सबसे नीचे अगर 18वें स्थान पर समग्र रूप से सबसे नीचे कौन है, तो सबसे नीचे पंजाब है। उसके बाद आंध्र प्रदेश है। उसके बाद आंध्र प्रदेश है। ठीक। तो ये कुछ प्रश्न थे बजट से संबंधित। फिर हम लोग आगे भी अगर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आर्थिक समीक्षा बजट से दिखेंगी तो उसकी बात होगी। ठीक।